जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैडेट, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय। देवराज कपूर जय हिंद, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय। देवराज जय हिंद, यशवर्धन त्यागी साहब जय हिंद, गर्व जय हिंद, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जय बेटा, मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दो एक बार, इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? ऑडिबल टू यू? विजिबल टू यू? हाँ बेटा, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जय हिंद। चलिए, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है बेटा? हाँ जी, मेरी वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है? एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। श्योर बैच, बहुत बढ़िया। आपकी श्योर बैच में आके अलग ही एक एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आई ऑलवेज फेल्ट व्हेनेवर आई केम टू योर बैच। जय हिंद बेटा। चलिए, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है बच्चा? अगर तो अपना स्टार्ट करें सेशन को। आज हम लोग जो है वो आज एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले, विच इज नेम, जिसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले। हमारे जितने वेद हैं, वेद पुराण, इन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज हम लोगों को सीखने को मिलेगी। बट एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? क्लियर है? हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बेटा। चलिए, कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया है? सब चीजें ठीक चल रही है? बैच में कोई इशू तो नहीं, समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बता सकते हो कुछ इशू हो, समस्या हो, यू कैन टेल मी एनी टाइम, है ना? कभी भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाउ आर यू? मैं ठीक नहीं हूँ यार, ठीक हूँ पर थोड़ा ठीक भी नहीं हूँ। अरे ये मौसम चेंज होता है ना, तो इशू आता है। सडनली मौसम चेंज हो रहा है, मतलब गर्मी कितनी हो रही है, एक्सट्रीम वेदर, मतलब गर्मी कितनी हो रही है। सडनली इतनी गर्मी हो गई, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी गर्मी सडनली आ जाए। अब गर्मी से क्या होता है, मेरे को थोड़ा सा इशू आना स्टार्ट हो जाता है। सर में क्या स्टिचेस है ना, बताया था शायद मैंने आप लोगों को, आई हैड एक्सीडेंट ऑन शिप। तो जहाज पे जब एक्सीडेंट हुआ था तो सर में क्या थोड़े से स्टिचेस हैं। अराउंड आई हैव अराउंड 32 to 34, ऐसे कुछ, मेरे को भी एक्जैक्टली पता नहीं, इतने स्टिचेस हैं। उससे क्या होता है कि वो गर्मी में इचिंग होती, पेन करते हैं बहुत ज्यादा। दैट इज द इशू। वो हो जाएगा सही, लेट्स सी, लेट्स होप हो जाएगा। कोई इशू तो नहीं आ रही है? क्या प्रॉब्लम है बच्चा, बता, है ना? तो मैं देखो, मैं तो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना बच्चा इस टाइम पे, है ना? देखो, पानी का इंटेक बढ़ा लेना, नंबर वन थिंग। स्टार्ट, पानी का इंटेक बढ़ाओ, लिक्विड इंटेक बढ़ा लो। गर्मी में इशू आता है अपने को, तो लिक्विड का इंटेक बढ़ाना। और सेकंड चीज अपने को क्या करनी, कि मैं अभी मैं फाउंडेशन वाले बच्चों को भी समझा रहा था ये चीज, कि अपना जो वर्कआउट अगर कर रहे हो ना, तो रूटीन को थोड़ा सा जल्दी कर लेना। जल्दी कर लेना मतलब वर्कआउट का जो रूटीन है उसको थोड़ा सा जल्दी करना। जल्दी का मतलब क्या होता है कि जैसे 6 बजे तुम जिम जा रहे हो, 6 से 5 कर लेना। ये थोड़ी बहुत चीजें कर लेना। मैं बीमार दिख रहा हूँ, अरे बीमार इसलिए यार, अभी वो देखो ना, आप खुद देख रहे हो, शक्ति चल रही, शौर शक्ति चल रही, वो 9 9 घंटे की क्लासेस चल रही है, नींद वींद भी नहीं आती है, तो वो उसके कारण थोड़ा सा लग रहा हूँ। अदरवाइज आई एम फिट एंड फाइन, वो मैं हो जाऊंगा, है ना? तो आप लोग याद रखो ये चीजें करना बच्चा। थोड़ा सा वीकली टेस्ट हो गया, हाँ मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ, मेरे को मजा आता है, हो जाएगा बेटा वो ठीक। कभी कभी ओपन नहीं होती, वो टेक्निकल बच्चा मैं बात कर लूंगा ना। तो चलो आप लोग याद रखना, अभी का 13 तारीख को एग्जाम हो जाए आपके सीनियर्स का, उसके बाद चीजें ठीक है। 5 से 6 वर्कआउट। हाँ, गर्मी में थोड़ा पानी ज्यादा पियो। देखो मैं क्या करता हूँ गर्मी में, मैं क्या ना अपनी वाटर साइकिल चला लेता हूँ। वाटर साइकिल क्या होता है, मतलब मेरे को ध्यान नहीं रहता पानी कब पीना, क्या नहीं पीना, तो मैं ना अलार्म सेट कर लेता हूँ। स्मार्ट वॉच अगर हो तो ठीक है, नहीं तो अपने माइंड के अंदर अलार्म सेट कर लो। अलार्म सेट कैसे करना, हर 1 घंटे वाला, हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी मेरे को पीना। तो अलार्म सेट कर लो, अपने एक वाटर साइकिल बना लेना। वाटर साइकिल से क्या, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, और बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी ना तो इश्यूज कम आते थोड़े से लाइफ के अंदर। तो ये करना थोड़ा सा शुरू करो, और फिटनेस में ध्यान देना। गर्मी के अंदर कोई भी वर्कआउट मत छोड़ देना। बच्चा मेरा गलती क्या करता है, गर्मी के अंदर वर्कआउट छोड़ देता है। वर्कआउट मतलब जो भी तुम करते हो, रनिंग कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, गर्ल्स के लिए भी बोल रहा हूँ, गर्ल्स भी रनिंग वनिंग स्टार्ट कर लेना। गर्मी में अपनी इम्यूनिटी जल्दी बनती है, हाँ, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस है, और अपन जब वर्कआउट करते हैं तो अपनी शरीर जो है उस एक्सट्रीम कंडीशन को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ट्राई करना कि गर्मी में थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, और बॉडी को बहुत एक्सट्रीम पे मत ले जाना, है ना बेटा? हीट स्ट्रोक हो रही है, बहुत सारे चांसेस होते हैं। बट तुम लोग अपना ध्यान रखो यार, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है ना? कितनी तैयारी करते हैं बच्चे, मेहनत करते हैं। क्योंकि देखो, मैं जानता हूँ कि बाकी लोग समझते ही नहीं, बाकी लोगों को लगता है हाँ टाइम पास कर रहा है, फौज की तैयारी कर रहा है, पर मेरे को पता है दिमाग में ऑलरेडी इतना टेंशन होता है इस एज में आप लोगों के, होगा नहीं होगा, एसएसबी की तैयारी करनी, पढ़ना, उसके ऊपर से अपन वर्कआउट कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल काम होता है। आई न्यू दैट थिंग, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार तुम लोग अपना। चलो बेटा स्टार्ट करें, है ना? अब अपन अपन लोगों ने लास्ट कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी के बारे में अपन ने बात करी थी, ठीक है? आज अपन आईवीसी को थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करने वाले। आगे अब क्या बात करेंगे, आईवीसी के बाद हुआ क्या, हम लोग बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। अच्छा, एक और चीज बता दूं अभी, है ना? मैं ट्राई करूंगा कि 13 अप्रैल के बाद से अपन एसएसबी की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चा? तो चिंता मत करना, एसएसबी की क्लास संडे को लूंगा मैं। संडे इसलिए बिकॉज क्या, उसमें लंबा खींच देता हूं मैं, मजा आता है, लंबा अपन कर लेंगे, है ना? चलिए यार, ठीक है। हाँ बेटा, मैं सही हो जाऊंगा। नहीं यार, देखो मैं क्लियरली बताऊं, मेरे को डॉक्टर ने क्लियरली बोला है कि आई कैन नॉट, परफेक्टली फाइन वाली कंडीशन कभी नहीं आ सकती है। वो कि एकदम परफेक्टली फाइन कि सर में दर्द होना बंद हो जाए या वो चीज़ें होना बंद हो जाए, वो मेरे साथ कभी नहीं आएगी। एंड आई एम
ओके विद दैट थिंग, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, पर उस चीज को लेके मैं बैठा नहीं रहता यार ये मेरे साथ डोंट, जो है वो हो जाएगा, जो होना होगा वो हो जाएगा, इतना लोड नहीं लेना। सर की चोट है ना बेटा, उसमें परफेक्टली फाइन वाली कंडीशन में थोड़ी सी इशू आते हैं। चलो अब अपन एक सवाल करते हैं, उसके बाद अपन वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ओके चलो देखो अपन बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, ध्यान से बच्चा सवाल देखना है ना। मोहनजोदारो को मोहन लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सवाल बच्चा बहुत आसान है, एनडीए ने पूछा है। मुझे बताओ कि जो इनमें से कौन सा एरिया अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बड़ा फेमस है? कौन सा वाटर मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा एरिया अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बड़ा फेमस है? कौन सा सिटी ऐसी थी इंडस वैली की जो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए ज्यादा फेमस है बच्चा? लोथल है, धोलावीरा है, मोहनजोदारो है या हड़प्पा है? अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जल्दी बताओ, अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सी सिटी ज्यादा फेमस है? विच एरिया इज मोर फेमस फॉर देयर वाटर मैनेजमेंट? के साथ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ का बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत बढ़िया, याद है ना, देखो सवाल पूछ लिया था, बिल्कुल सही बात है, सुंदरवीला, सुंदरवीरा वाला है ना, धोलावीरा। ऑब्वियसली इट वाज द धोलावीरा, धोलावीरा, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चा है बच्चा, रिवाइज कर लेना, अगर 50% से कम रहा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। 62.41, यार ये मत करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, फिर भी ठीक है, धोलावीरा इज द राइट आंसर, धोलावीरा सही आंसर है। हाँ बेटा मैं ठीक हो जाऊंगा, अंजलि हो जाऊंगा, ठीक, ठीक तो क्या यार, ठीक है। सी देखो यार, लाइफ में ना ये चीजें होती रहती है, मतलब मैं इसलिए आपको भी बोलूंगा कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेसेस आते हैं जब आप टूट जाओगे, लाइफ के अंदर पूरा बिखर जाओगे, लगेगा कि मेरे जीवन के अंदर क्या हो गया, अब मैं तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाया, कहीं पहुंच के भी आप गिर जाते हो कई बार। नेवर गिव अप, ये चीजें आती रहती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और लाइफ का हर पार्ट आपको है ना एक अच्छी दिशा देकर जाता है, आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा वो। ओके तो ये इसको लेकर कभी भी हताश नहीं होना अपने को कि नहीं हमको कोई समझ नहीं रहा है, लोग नहीं समझते हैं अपने को, पीपल आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। कई बार हमारे परिवार वाले भी हमारी अंदर के फीलिंग को नहीं समझ पाते, बट इट्स टोटली फाइन, इसको लेकर कभी बहुत उदास फील मत करना। सी जो भी करना लाइफ में अपने को अकेले करना है तो फिर अपन लोड क्यों ले, है ना, सही बात है कि नहीं। चलो अब हम लोग बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हम लोगों ने बात करी। अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि साहब ये सिविलाइजेशन खत्म क्यों होगी, खत्म क्यों हो गई सिविलाइजेशन, वाई, क्या रीजन था साहब? इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन था वो खत्म क्या हो गई, इसके पीछे के एक रीजन के बारे में हमने बात करी थी, वो रीजन था आर्यंस। याद आ गया? आर्यन क्या आ गए थे? आर्यंस आ गए थे। अभी आर्यंस कौन है? बोले अराइवल ऑफ आर्यंस, आर्यंस आए और आर्यंस ने आके इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, मतलब वॉर वॉर हुआ इनका, और इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने आर्यंस ने खत्म कर दिया। अब सुना होगा आर्यंस कौन है, सुना है आर्यंस के बारे में? बोले आर्यंस आए और कहते हैं सब आर्यंस आए सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया का ये वाला एरिया, ऊपर वाला जो एरिया ना, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया वाला एरिया जहां पर बड़े बड़े घास के मैदान है। ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है आर्यंस का आना, कि जो सेंट्रल एशिया वाला एरिया है जहां पर बड़े बड़े घास के मैदान है, ये सेंट्रल एशिया से आर्यंस आते हैं। आर्यंस आएंगे घूमते फिरते और आर्यंस आएंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर जब प्रवेश करते हैं, अपने हिमालय को पार करके भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, इनका सामना होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से, और इनके बीच में होती है लड़ाई। अब इंडस वैली के लोग जो है उनको वॉर करना आता है क्या? नहीं, वॉर करना नहीं आता, बिकॉज उनको लोहे से वो परिचित नहीं। दूसरी बात, आर्यंस अपने साथ लेके आएंगे हॉर्स, घोड़ा लेकर आएंगे। भाई साहब घोड़े से परिचित हैं आर्यंस, है, बट क्या इंडस वैली के लोग घोड़े के बारे में जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते इंडस वैली के बारे में। दीज आर द थिंग्स, याद रखिएगा। तो आर्यंस के बारे में ऐसी थ्योरी है कि सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आते हैं। कैसे लोग हैं, इनके बारे में दो तीन चीजें मैं और बताता हूं। अब देखो मैं इस इतिहास को सही नहीं मानता, मैं क्लियरली आपसे कहूं, मैं इस इतिहास को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता हूं, बिकॉज ये इतिहास विदेशी हिस्टोरियंस ने लिखा है। विदेशी हिस्टोरियंस पता है क्या बोलते हैं? आर्यंस जो है वो गोरे थे, बोले आर्यंस गोरे थे, और वो बोलते संस्कृत थे। तो विदेशी हिस्टोरियंस क्या करते हैं, अपने आप को है ना हमेशा आगे रखने की कोशिश करते हैं। वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं पता है? कि भैया आर्यंस हम ही थे, हम ही तो है गोरे, तो आर्यंस भी हम ही थे। पर ये इस पे बहुत बिलीव मत करना, बट ठीक है अपन क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं सब आर्यंस गोरे थे, ये आते कहां से? सेंट्रल एशिया से आर्यंस आएंगे। अब सेंट्रल एशिया से आर्यंस जो है वो भारत के अंदर आए क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आर्यंस आ रहे, सब कैसे आ रहे? देखो घोड़े वोड़े पे बैठ के आ रही है, देखो घोड़े वोड़े पे, भाई साहब बिल्कुल आर्यंस प्रॉपरली घोड़े वोड़े पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के आ रहे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, रथवत ये लेके आएंगे, स्वास्तिक इनके लिए बड़ा पवित्र होता है, ये घोड़े पे बैठ के आएंगे। कहां से? देखो सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, दैट इज द सेंट्रल एशिया। यहां से आर्यंस आते हैं घोड़े पे बैठ के, और कहां पर आते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। अब सवाल एक बहुत बड़ा आता है कि आर्यंस भारत के अंदर आए क्यों, भारत में ऐसा क्या था?
वाई दे केम टू इंडिया, आर्यंस भारत के अंदर क्यों आए? देखो इसका सीधे, इसके पीछे सीधा एक रीजन बताया जाता है। ये आते हैं भारत में चारागाहों की तलाश में। चारागाह मतलब एक घास के मैदान की तलाश में आ रहे हैं, बिकॉज आर्यंस जो ये चरवाहे हैं, दे आर पेस्टोरल। इनकी सोसाइटी क्या है? पेस्टोरल है, चरवाहे हैं। इनका मेजर काम कोई खेती वेती करना नहीं, ये जानवर चराते हैं। और जानवर चराने की तलाश में, नए चारागाह की तलाश में, कि नया चारागाह मिल जाए जहां पर जानवर इनके अच्छे से चर सके, नए जानवर और नए चारागाह की तलाश में लोग सेंट्रल एशिया से घूमते फिरते कहां पर आ जाएंगे? भारत के अंदर आ जाएंगे। अब आर्यंस अपने साथ नई चीजें लेकर आएंगे। जैसे आर्यंस एक बड़ी यूनिक भाषा बोलते हैं। वो भाषा कौन सी है? वो भाषा है हमारी संस्कृत। बोले आर्यंस बोलेंगे संस्कृत, संस्कृत भाषा आर्यंस बोलते हैं। आर्यंस यज्ञ करते हैं। आर्यंस जो है, आर्यंस रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। आर्यंस के अपने अलग भगवान है। आर्यंस जो है इस हमारे देश में, इसके पहले हम देखते हैं कि इंसान को शायद दफनाया जा रहा है, बोले आर्यंस क्रिमिशन करते हैं, मरने के बाद इंसान को जलाते हैं। और इसी आर्यंस के बारे में हमें बात करनी, और आज हम इन्हीं आर्यंस के बारे में बात करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो चलिए आर्यंस के बारे में बात करते हैं। अब आर्यंस के बारे में बहुत सारी चीजें बेटा, बट एक चीज मैं आपको बताऊं जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये कहते हैं साहब कि जो आर्यंस है ना, ये आर्यंस सेंट्रल एशिया से केवल, ये देखो, ये कहा जाता है कि जब भी आर्यंस की जो जगह जहां से आर्यंस आए उसे कहा जाएगा एंड्रोनोवो। तो जब भी एंड्रोनोवो एरिया का नाम याद आ जाए तो याद रखना बेसिकली अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया से। एंड्रोनोवो कल्चर से कहा जाता है, और एंड्रोनोवो कहा जाता है सेंट्रल एशिया को। अभी ये जो थ्योरी है पता है क्या कहती है? ये कहती है साहब कि आर्यंस केवल भारत में नहीं आए, आर्यंस के बहुत सारे ट्राइब्स हैं। आर्यंस के बहुत सारे ट्राइब्स हैं सेंट्रल एशिया में, बहुत सारे ट्राइब्स, और ये सारे ट्राइब्स अपने आप को आर्यन कहते हैं। अच्छा, आर्य का मतलब क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्य? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्यन? मैं अगर किसी को आर्य बोल रहा हूं, आर्य किसे कहा जाता है? आर्य। आर्य का मतलब क्या है? आप देखो महाभारत के अंदर भी अर्जुन को कई बार श्री कृष्ण को आर्य कहा जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्य? आर्य का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। महादेव की वर्शिप करेंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। आर्य का मतलब है समथिंग विच इज वेरी प्योर। बिल्कुल सही बात है, प्योर है साहब। हम हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं है, विच इज नोबल। आर्य को नोबल भी कहा जाता है। प्योर, आर्य का मतलब है प्योर, नोबल, दैट अपने आप को आगे डालते हैं। वी आर द सुप्रीम बीइंग, हम सुप्रीम रेस के लोग हैं, हम सबसे प्योर है, हम सबसे पवित्र है, हम सुप्रीम है। आर्यंस अपने आप को प्योर बोलेंगे, बोले वी आर द प्योर, वी आर द सुप्रीम। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या कहते हैं? इंटरेस्टिंग बात है कि आर्यंस केवल भारत में नहीं आए। ये मैप देखो कितना बेहतरीन मैप है। कहते हैं सब आर्यंस केवल भारत में नहीं आए, ये सेंट्रल एशिया वाला एरिया आ गया अपना, एंड्रोनोवो वाला। बोले आर्यंस यहां से केवल भारत में नहीं आए, बोले भारत में थोड़ी आए, केवल भारत में नहीं आए। आर्यंस भारत के अलावा आप देखो इराक में भी जाएंगे, ईरान में भी गए साहब, ये चाइना की साइड भी गए। आर्यंस जो है वो ग्रीन्स में भी गए, ग्रीक के अंदर भी चले गए आर्यन। आर्यंस केवल भारत के अंदर नहीं आए हैं। ये कहते हैं कि आर्यंस जो है ये दुनिया के अलग अलग हिस्से के अंदर गए। कुछ आर्यंस भारत के अंदर आए, कुछ इराक के अंदर गए, कुछ ग्रीस के अंदर चले गए। अब ये बात कैसे पता लगी कि आर्यंस जो है वो भारत के अंदर भी हैं, इराक के अंदर भी, सारे के सारे आर्यंस ही थे? हम इस बात पर भरोसा कैसे कर लें कि जो आर्यंस है कि साहब जो भारत के अंदर भी आर्यंस है, इराक के अंदर भी आर्यंस है? ये हम इस बात पर हम भरोसा कैसे करें? इस बात पर भरोसा कैसे किया जाए कि आर्यंस दुनिया की हर जगह के अंदर गए? इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग तर्क है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, आर्यंस जब आए तो आर्यंस के बारे में सारी जानकारी कहां से मिलती है? आर्यंस के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, वो मिलती है एक बहुत इंपॉर्टेंट वेद से। वेद से एक सवाल आता है, मुझे बताओ हमारे देश में कितने वेद हैं? मैं बताऊंगा कौन से वेद से। हमारे देश में जब हम बात करते कितने वेदों के बारे में बात की गई है, नॉर्मली याद रखना जो सबसे बड़ा वेद है जिसमें आर्यंस की सारी जानकारी, दैट इज ऋग्वेद, ऋग्वेदा। वेद का मतलब होता है, यहां पर नोट करना, वेद का मतलब यहां पर होता है नॉलेज। वेद को कहा जाता है नॉलेज। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में अगर मैं बात करूं तो कितने वेदों के बारे में बात की गई? टोटल हाउ मेनी वेदास वी आर हैविंग? टोटल कितने वेद हैं? कितने वेद है बच्चा बताओ जल्दी, कितने वेद है? आप सबको पता होगा, ये सवाल पूछा इसलिए बोल रहा हूं, कितने वेद है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। बट बताओ तो एक बार, पोल के अंदर बता दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही बात है। देखो सीधी बात है, अपन अगर वेदों के बारे में बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आज हमारे देश में जब हम वेद के बारे में बात करते हैं, वेद पुराण के बारे में बात करते हैं, पता है वेद कौन लेकर आए? वेद भी आर्यंस लेकर आए। और ये कहा जाता है हाउ मनी वेदास वी आर हैविंग? टोटल 4 वेद हैं अपने देश में, याद रखिएगा कितने? टोटल 4 वेद। और 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है? 4 वेद, बिल्कुल सही, ठीक है, 90.31, बहुत अच्छे। 4 वेद है बच्चा, याद रखना 4 वेद अपने देश में। और इन 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है?
कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना याद रखना, 4 वेदों में जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है दैट इज ऋग्वेदा। कौन सा ऋग्वेद है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद किस में लिखा है? ऋग्वेद है संस्कृत के अंदर। याद रखिएगा, ऋग्वेद भी किसमें लिखा? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ। तो याद रखना कि इन 4 वेदों में सबसे पुराने वेद के बारे में अगर मैं बात करूं दैट इज ऋग्वेदा। अब मैं जो सवाल था जिस टॉपिक के ऊपर अपन थे साहब कि आर्यंस के बारे में, जिससे भारत में आर्यंस आए हैं, आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हैं, आर्यंस इस भगवान को मानते हैं, आर्यंस इन भगवानों की पूजा करते हैं, आर्यंस जो है साहब वो इंसान को जलाते हैं। इसके बारे में जितनी जानकारी मिलती अपने को किससे मिली? ऋग्वेद से मिली। अब आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे अपन बात करें ना ईरान की, अपन बात करें ना ग्रीस की, जैसे अपने यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वेद ऋग्वेद है ना, वैसे इनके भी एंशियंट टेक्स्ट है, इनके भी एंशियंट टेक्स्ट है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, यहां से सवाल आया था, जैसे एक ईरानियन टेक्स्ट है, इस ईरानियन टेक्स्ट को कहा जाता है जैद अवस्था। नोट कीजिएगा, क्या नाम है इस ईरानियन टेक्स्ट का? इस ईरानियन टेक्स्ट का नाम है जैद अवस्था। क्या नाम है? जैद अवस्था। याद रखो, जैद अवस्था, ये ईरानियन टेक्स्ट है। इसके अलावा ग्रीक टेक्स्ट है इलाडियन ओडेसी। इसके अलावा आप देखो और सारे कई सारे टेक्स्ट हैं। अब आप शायद जानकर हैरान होंगे, जैसी चीजें ऋग्वेद में लिखी ना संस्कृत के अंदर कि हमारे लिए इंद्र भगवान पवित्र है, हमारे लिए वरुण भगवान पवित्र है, हमारे लिए अग्नि पवित्र है, ये सेम चीजें, सेम एक्जैक्टली सेम, कई बार तो शब्द भी सेम है, ये सेम एक्जैक्ट चीजें लिखी है जैद अवस्था और इस ग्रीक टेक्स्ट में। इन टेक्स्ट के अंदर ये एक्जैक्टली चीज लिखी है। तो समझ में आता है कि यार हाँ, फिर तो पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ईरान के अंदर भी जो लोग थे शायद वो आर्यंस ही थे, बिकॉज सेम चीजें मिल रही है। इतना नहीं, एक इंस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन है तुर्की के अंदर है, टर्की के अंदर है। इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखना, बोगस्कोई इंस्क्रिप्शन। ये टर्की के अंदर, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया। इसमें क्लियरली पता है, ये इंस्क्रिप्शन ऐसा लिखा हुआ है, बहुत बड़े पत्थर पे लिखा है। इसमें लिखा है साहब कि 4 भगवान हमारे लिए बड़े पवित्र हैं, इंद्र भगवान जो है, वरुण भगवान, मैत्री भगवान और नस्तीय भगवान। ये तुर्की के इंस्क्रिप्शन में लिखा है। अपने ऋग्वेद के अंदर भी लिखा है कि हमारे लिए भी विष्णु, माफ कीजिएगा, हमारे लिए भी इंद्र भगवान, अग्नि भगवान, इसके अलावा हमारे पास पवन भगवान या वरुण भगवान, ये चीजें हमारे लिए पवित्र है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये चीजें। अब ये कौन बोल रहा है? ये कह रहे हैं विदेशी हिस्टोरियन। बट देखो, मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, बट मैं क्लियरली कहूं, इस पे बहुत भरोसा नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं कि जितने भी ये लोग हैं ना, ये भारत से बाहर गए, आर्यंस भारत के लोग थे। मैं थ्योरी बताऊंगा, 3-4 थ्योरी अपन पढ़ने वाले, तुम मुझे बताना आप कौन सी थ्योरी पे बिलीव करते हो। अब ऋग्वेद में आप देखोगे जो शब्द है आर्यंस, आर्यंस जो है ऋग्वेद के अंदर आप देखोगे आर्यंस 36 बार शब्द इसका यूज किया गया। आर्यंस के 36 बार शब्द यूज किया गया। कई सारे इंस्क्रिप्शन है, कैसाटी इंस्क्रिप्शन, मितानी इंस्क्रिप्शन, इराक सीरिया बॉर्डर के ऊपर है। इस इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी देखकर लगता है कि जी हाँ, आर्यंस और जो विदेशी लोग हैं, विदेश के अंदर जो आर्यंस है वो शायद सेम ही है, बिकॉज बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती है। पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमें सबसे ज्यादा जानकारी जिस वेद से मिलेगी भारत में दैट इज दी ऋग्वेद। याद रखना, ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट वेद है। और याद रखना है किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा के अंदर है। ठीक है, याद रखना संस्कृत भाषा के अंदर इसे लिखा गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां तक समझ में आ गया? आर्यंस की चीजें यहां तक क्लियर होगी? क्लियर होगी? आर्यंस की चीजें यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, प्लीज कंफर्म कर दो, यहां तक आगे बढ़े, है ना। अब देखो, अब आर्यंस को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं, थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। अब देखो मैं क्लियरली एक चीज कहूं, मेरी बात पर थोड़ा सा बुरा मानना हो तो ठीक है, बुरा तो मत मानना यार। ये विदेशियों पे मैं भरोसा नहीं करता, ये अपने हिसाब से अपने इतिहास को घुमाते फिराते हैं कि नहीं। अब मैं तुमको 3 थ्योरी बताऊंगा, तीनों थ्योरीज देखना ध्यान से कि तीनों थ्योरीज क्या कह रही है। ये 3 थ्योरी में से 2 थ्योरी तो इंडियंस की, और अपनी जो इंडियंस की जो रियल थ्योरी है ना, उसको तो नकार दिया इन लोगों ने। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो आर्यंस क्या बोल रहे हैं, आर्यंस गोरे। कैसे हो सकता है आर्यंस गोरे? हमारे भगवान के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी रिलीजन के बारे में बात करें, हमारे भगवान कौन है? जितने भी भगवान हमारे रामायण के अंदर अगर मैं बात करूं प्रभु श्री राम की, श्री राम का कलर कौन सा है? श्याम वर्ण, काला। कृष्ण जी का कलर कौन सा है? सांवला, काला। और आर्यंस को क्या बोल रहे? बोले आर्यंस गोरे थे। इज इट पॉसिबल? आर्यंस गोरे थे, पॉसिबल है क्या? नहीं। अच्छा, राम जी गोरे नहीं है, राम जी श्याम वर्ण के, और जो लक्ष्मण जी है ना वो बहुत गोरे थे, है ना। पढ़ना रामायण जी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आर्यंस के बारे में याद रखना, आर्यंस के बारे में जो चीजें बताई गई है ना, इस चीजें जो थ्योरीज है, मैं इस पर बहुत बिलीव नहीं करता, पर फिर भी क्या करें भाई साहब, ये लोग पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 थ्योरी में बताऊंगा आपको, तीनों थ्योरीज ध्यान रखिएगा। ब्रिटिशर्स ने हर जगह अपने आप को आगे करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या बोला? हर जगह पे क्या लेके आए? कलर लेकर आए, कलर लेकर आ गए, हर जगह कलर लेके आ गए। जैसे इंडस वैली के लोग किसकी पूजा करते थे? महादेव की। आप ये बताया क्या बोलेंगे कि आर्यंस जब आए ना तो इन्होंने यहां पर जो लोग थे, जो इंडस वैली के, उनको मारना शुरू करा। और इंडस वैली के लोग दिखते थे काले, उनकी नाक थी चपटी, और वो किसकी वर्शिप करते थे? वो महादेव की पूजा करते थे। तो यार मेरे को इस थ्योरी पे बहुत बहुत भरोसा नहीं है।
आर्यंस हैं, पर तीन थ्योरीज में से मुझे तीसरी थ्योरी पे भरोसा, तुम बताना तुमको कौन सी थ्योरी पे भरोसा है। अब मैं तीनों थ्योरी बताऊंगा, जल्दी जल्दी थ्योरी करेंगे, और आप बताओ आपको किस थ्योरी पे भरोसा है। एक थ्योरी जो है, जिस थ्योरी को अपन सबसे ज्यादा मान्यता प्रदान की गई है, ये वो थ्योरी है बेटा जिसके बारे में अभी अपन बात करें कि आर्यंस कहां से आए, सब सेंट्रल एशिया से आए। ये थ्योरी दी मैक्स मुलर ने, इस व्यक्ति का नाम याद रखना मैक्स मुलर, और ई मेयर हफ्जल ये तो सेकेंडरी, बट मैक्स मुलर ने थ्योरी दी। मैक्स मुलर कहता है साहब कि आर्यंस जो है यहां से आए सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से आर्यंस आते हैं किसकी तलाश में, नए चारागाह की तलाश में, और हिंदू कुश पर्वत को पार करके, हाँ जी हिमालय वाला जो हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत को पार करके आर्यंस जो है वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, याद रखना। और इसके लिए, इसके पीछे इसने रीजन क्या दिया, इसके पीछे का रीजन इसने क्या दिया, इसने रीजन ये दिया, ये देखो जैद अवस्था, आप देखो ईरानियन टेक्स्ट या भारत के अंदर जो ऋग्वेद है उसमें देखो दोनों भगवान सेम मिलते हैं, दोनों भगवान सेम मिलते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। बोले ग्रीक टेक्स्ट के अंदर भी भगवान सेम मिलते हैं, पर ये भी उस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे कि आर्यन सेंट्रल एशिया से ही आए। बट ठीक है, इसकी बात अगर अपन मान भी ले, और पूरी दुनिया इसी की बात मानती, पूरी दुनिया इसी की ही बात, हाँ बेटा एसएसबी की क्लास ऐप पे ही होगी, पूरी दुनिया इसी की ही बात मानती है, इसी की बात मानती है पूरी दुनिया, और ये मानती है यहां सब आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, ये पूरी दुनिया इसी की बात मानती है। इसके बाद एक थ्योरी भारत के एक महान व्यक्ति ने दी थी, आप शायद इनको जानते होंगे, ये है बाल गंगाधर तिलक जी, याद है बाल गंगाधर तिलक जी, हाँ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माय बर्थ राइट, याद है। बाल गंगाधर तिलक जी भी आर्यंस के बारे में थ्योरी देते हैं, इनकी थ्योरी सुनना। ये कहते हैं साहब कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से नहीं आए, चलो ठीक है बात भी सही है। ये कहते हैं आर्यंस आए नॉर्थ पोल से, साउथ पोल नॉर्थ पोल जानते हो, हाँ बोले आर्यंस नॉर्थ पोल से आए। इसका रीजन इन्होंने ये दिया कि आर्यंस जो है वो 6 महीने दिन होता, 6 महीने रात होता, इसके बारे में जानते हैं, पर ये थ्योरी दुनिया में कोई नहीं मानता। पता है क्यों नहीं मानता? अरे सीधी बात है यार, आर्यंस 6 महीने दिन के बारे में जानते हैं, 6 महीने रात होती है जानते हैं आर्यंस, ठीक है समझ में आ रहा है। नॉर्थ पोल पे घोड़ा हो सकता है क्या? आर्यंस अपने साथ घोड़ा लेकर आए, हॉर्स, मेरे हिसाब से हॉर्स सबसे लॉयल जानवर होता है, मेरे हिसाब से मैं बात करूं, बाकी का मुझे नहीं पता। हॉर्स सबसे लॉयल जानवर है, और दूसरी बात नॉर्थ पोल पे घोड़ा हो ही नहीं सकता। नॉर्थ पोल पे हॉर्स पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, घास के मैदान पॉसिबल नहीं। तो यार भाई साहब घोड़ा जब नहीं है तो कैसे अपन इस थ्योरी को मान ले? तो ये थ्योरी सही नहीं। अब एक थ्योरी जो थी वो भारत के 2 हिस्टोरियंस ने दी, ये थ्योरी, मैं इस थ्योरी को सही मानता हूं, मैं क्लियरली आपसे बात कहूं, मैं इस थ्योरी को सच मानता हूं, और मैं इस थ्योरी के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च कर भी रहा हूं। और देखो ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी दी भारत के 2 महान हिस्टोरियंस ने, ये थे डॉक्टर सामरूपानंद जी और एसी दास, याद रखिएगा। संपूर्णानंद जी क्या कहते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास ये थ्योरी कहते हैं, ये बोलते सब आर्यंस कहीं से आए नहीं। बोले आप क्यों बोल रहे हो कि आर्यंस कहीं से आए? ये कहते हैं आर्यंस कहीं से नहीं आए। आप जो बोल रहे हो ना कि अंटार्कटिका से आए हैं, या आप बोल रहे हो कि सेंट्रल एशिया से, बोले आर्यंस कहीं से नहीं आए, आर्यंस भारत के ही लोग हैं। जो हमारा सप्त सिंधु वाला रीजन है, 7 नदियों का समूह, इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये 7 नदियों का समूह, बोले आर्यंस की होमलैंड यही है। अरे भैया आर्यंस ने यहां से पूरी दुनिया के अंदर मूव किया है, आर्यंस यहां से निकल के पूरी दुनिया में गए और अपने कल्चर को लेकर गए। इसके पीछे वो एक तर्क देते हैं, उनका तर्क बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि अगर आर्यन सेम ही थे, अगर सब आर्यन सेम ही है, आर्यन सेंट्रल एशिया थे, आर्यन सेंट्रल एशिया से सब एक जगह पर गए, तो एक बात मुझे बताइए, उन्होंने, हाँ बेटा स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक हुई, HORSER माफ कीजिएगा, आर्यन, ये एक तर्क देते, तर्क इनका ये है कि देखो आर्यंस, अगर ये है कि आर्यंस के लिए सबसे पवित्र कौन सा जानवर था, आर्यन के लिए सबसे पवित्र जानवर था गाय। अब आप ये क्लियरली कहते हैं कि अगर गाय सबसे पवित्र जानवर आर्यंस के लिए है, तो गाय की पवित्रता केवल भारत के आर्यंस ही क्यों मानते हैं? दुनिया की दूसरी कंट्री में जो आर्यंस थे उन्होंने तो गाय को भी खाया, तो फिर ये कैसी बात? दैट इज इट। याद रखना, इस थ्योरी को दुनिया में मान्यता प्रदान नहीं की गई, बोले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो अगर आर्यन संस्कृत भाषा बोलते तो संस्कृत केवल भारत में क्यों बोली जाती, ईरान में, ग्रीक में संस्कृत फिर क्यों नहीं बोली जाती? नंबर 1 थिंग, ये चीज यहां पर है। उन्होंने तीसरी बात भी बोली कि आर्यंस अगर गोरे थे, मान लीजिए आर्यंस आपके गोरे थे, तो भारत के अंदर तो कोई व्यक्ति आर्यन का वंशज फिर है ही नहीं, बिकॉज भारत में हमारा वर्ण काला है, श्याम वर्ण है। हमारे वेद और पुराण के अंदर फिर श्याम वर्ण के लोगों को ज्यादा मान्यता प्रदान क्यों गई है? दीज आर द थिंग्स, ये बातें उन्होंने करी। बट देखो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो उसकी थ्योरी को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो इनकी थ्योरी को ज्यादातर लोगों ने नहीं माना, बट स्टिल देखो सोचने वाली बात तो है, इनकी जो बातें हैं वो सोचने वाली तो है कि देखो आर्यंस अगर हैं, सब आ रहे हैं, तो ये चीजें तो आर्यंस को करना चाहिए। तो ये चीज याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो एक छोटी सी बात मैं बताऊं, और ये बात है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है सिनौली, याद आ गया?
सिनौली एक आर्कोलॉजिकल साइट है, याद रखना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। छोटी सी बात मुझे बतानी थी आईवीसी के बारे में, तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं, बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ओके चलिए, अब यहां से हम बात करें, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आर्यंस के बारे में हमने बहुत सारी बात कर ली। आर्यंस का जो पूरा समय है, जो पूरा एरा है जिसके अंदर आर्यंस आते हैं, ये जो पूरा समय आर्यंस का है, इस आर्यंस के इस एरा को वैदिक एरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वैदिक एरा? आर्यंस का जो पूरा टाइम है ना, अपन इसको वैदिक एरा के नाम से जानते हैं। वैदिक एरा से इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस टाइम पर वेद लिखे गए, इस टाइम पर पुराण लिखे गए, और वेदों के अंदर आर्यंस के बारे में जानकारी, समय के बारे में जानकारी है। अब ये जो समय आर्यंस का, इसको दो फेस में डिवाइड किया जाएगा, याद रखना। वैदिक एरा को दो फेस में डिवाइड किया जाता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वैदिक एरा को दो फेस में डिवाइड किया जाएगा। पहला फेस जो है, ये पहला फेस आएगा आपका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, जब आर्यंस आना शुरू करेंगे। शुरुआत के 500 साल आर्यंस के, ये है अर्ली वैदिक एरा, याद रखना इसे कहा जाएगा अर्ली वैदिक एरा। उसके बाद आर्यंस जब भारत में सेटल हो जाएंगे तो 1000 बीसी से लेकर 6000 बीसी तक का जो टाइम है, 600 बीसी तक का जो टाइम है, इसे कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। तो ना याद रखिएगा, यहां पर जो वैदिक एरा है, जिसको अपन आर्यन फेस के नाम से भी जानते हैं, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अर्ली मतलब शुरुआत में आर्यंस आना शुरू करेंगे, शुरुआत में आर्यंस आएंगे, बताऊंगा मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आर्यंस आएंगे, शुरुआत में भारत में बसना शुरू करेंगे। उसके बाद लेटर वैदिक एरा, जब आर्यंस और भारत में डेवलप हो जाएंगे। अब अपन एक टाइमलाइन बनाते हैं, टाइमलाइन से चीजें क्या हो जाएगी बच्चा, क्लियर हो जाती है। एक मिनट दीजिएगा मुझे, याद रखना किसी भी एग्जाम में और इतिहास के अंदर बेसिकली टाइमलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। करें, चलो स्टार्ट करें। ओके, देखो टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। टाइमलाइन याद रखना है ना, देखो टाइमलाइन बच्चा याद रखना, टाइमलाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे चीजें क्लियर हो जाती। अपन टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं इंडस वैली से। अच्छा, इंडस वैली कब से कब तक थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक एक बात करते हैं। 3300 बीसी में इंडस वैली का क्या होता है, शुरुआत होती है 2600 से लेके 1900 बीसी तक। क्या है, इंडस वैली का मैच्योर फेस है, यहां तक याद है ना। इंडस वैली का मैच्योर फेस 2600 से लेकर 1900 बीसी तक है, और 1400 बीसी के आसपास इंडस वैली जो है वो पूरा डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई। तो मतलब अपन ये मान सकते हैं कि सब 3300 से लेकर 1400 बीसी तक का जो टाइम है, ये टाइम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये आईवीसी का टाइम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम है। यहां तक हमने देखा था, ये मैच्योर फेस ही सब अपन देख लिया था। अब आर्यंस कब आ रहे हैं भारत में? आर्यंस भारत में आना कब शुरू हुए? पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं आर्यंस भारत में 1500 बीसी के आसपास आ गए। मतलब देखो 1400 से पहले 1500 बीसी के आसपास आर्यंस भारत में आना शुरू हो जाते हैं। 1500 से लेकर जो 1000 बीसी तक का टाइम है, जो 1000 बीसी का तक का टाइम है, ये आर्यंस का कौन सा फेस रहने वाला? अर्ली वैदिक एरा, अर्ली वैदिक एरा, ठीक है। और 1000 बीसी के बाद 1000 से तो 600 बीसी तक का टाइम है, इसे कहा जाएगा लेटर वैदिक एरा। तो ये चीजें ऑलरेडी हमको थोड़ी सी टाइमलाइन से हमारे दिमाग में समझ में आता है, क्या कुछ ना कुछ तो हो रहा है, देयर इज समथिंग, कुछ तो है। मतलब हाँ आर्यंस आए हैं, तो अगर इस थ्योरी के हिसाब से माने तो आर्यंस का और इंडस वैली के लोगों का सामना तो हुआ है कि 100 साल के अंदर इंडस वैली सभ्यता पूरी खत्म होगी, और उसके बाद आर्यंस की सभ्यता भारत के अंदर बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लगता है? ऐसा लग रहा है। तो टाइमलाइन बच्चा काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। एक मिनट देना बेटा, मुझे पानी पी लूं थोड़ा सा।
एक मिनट बेटा ना, एक मिनट देना मुझे। ओके बेटा, चलिए अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने बात करी। देखो टाइमलाइन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली थी कि व्हाट इज द टाइमलाइन। ये टाइमलाइन हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली। अब देखो क्या होता है, आर्यंस भारत में आना शुरू करते हैं, ठीक है, आर्यंस जो है वो भारत में आना शुरू कर रहे हैं। क्या हो गया, आर्यंस भारत में आना शुरू कर रहे हैं। अब देखो आर्यंस जब भारत में आएंगे, मुझे एक बात बताइए, आर्यंस जब भारत के अंदर आना शुरू कर रहे हैं साहब, ये मान लो जो कि हमारा साहब प्यारा भारत है, हमारा प्यारा देश भारत है कि नहीं, दिस इज द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आर्यंस जो है वो भारत के अंदर आना शुरू कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब आर्यंस भारत में आएंगे तो आर्यंस भारत में आए किस लिए? सबसे पहले आर्यंस के बारे में दो तीन चीजें अपन देखते हैं। पहली बात, आर्यंस जो है ये कोई किसान नहीं है, इनको खेती करना आती है, दे नो हाउ टू डू एग्रीकल्चर, खेती करना इनको आती है। बट इनका जो मेजर ऑक्यूपेशन है, जो मेजरली ये लोग करते हैं, दे हैव दी पेस्टोरल सोसाइटी। ये बेसिकली चरवाहे हैं, याद रखिएगा, ये बेसिकली चरवाहे हैं। ये नोट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये चरवाहे हैं। आर्यंस को खेती करना आती है, आर्यंस खेती करना जानते हैं, खेती करना जानते हैं आर्यंस, बट मेजरली आर्यंस जो है ये चरवाहे हैं। याद रखना, ये पेस्टोरल पीपल से चरवाहे। अब चरवाहे मतलब क्या होता है, ये अपने जानवरों को साथ में लेके आ रहे हैं, जानवर साथ में लेके आ रहे हैं। अब जानवर कौन से इनके पास? इनके पास जो जानवर सबसे ज्यादा है, जिस जानवर को बड़ा पवित्र मानते हैं, वो जानवर है काऊ। नोट कीजिएगा, जो जानवर सबसे पवित्र है इनके लिए वो है गाय। गाय इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पवित्र है। बाकी जानवर है, भेड़ बकरियां हैं इनके पास, घोड़े भी लेकर आ रहे हैं, बट ये अपने साथ जो जानवर लेकर आते, जो जानवर इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूं जो बड़ा पवित्र जानवर है, वो जानवर है गाय। गाय इनके लिए बड़ी पवित्र है, गाय लेकर आ रहे हैं अपने साथ। दूसरी बात, ये अपने साथ लेकर आते हैं घोड़े के इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। क्या? घोड़े का इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा है। देखो घोड़े का इंपॉर्टेंस लाइफ में क्यों ज्यादा है? घोड़ा सबसे पहली चीज, हॉर्स जो है, हॉर्स इनके लिए बड़ा पवित्र है। हॉर्स के क्या कहते हैं? अश्व कहते हैं। हॉर्स को अश्व कहा जा रहा है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के अंदर दो जो श्लोक हैं वो तो अश्व की प्रशंसा के अंदर ही है। घोड़े की प्रशंसा में यहां पर दो श्लोक लिख दी। हॉर्स को कहा जाता है यहां पर अश्व, हॉर्स को कहा जा रहा है अश्व कहा जाएगा यहां पर। हॉर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों? देखो आर्यंस जो है ये पेस्टोरल सोसाइटी इनकी, ये कई बार आपस में लड़ाइयां लड़ते हैं। लड़ाइयां कैसे लड़ते हैं? लड़ाइयां लड़ते हैं गाय के लिए। याद रखना, ये लड़ाई अभी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आर्यंस की कई सारी ट्राइब्स, एक ही ट्राइब आर्यन की नहीं है, आर्यंस की कई सारे ट्राइब, एक ट्राइब दूसरी ट्राइब तीसरी ट्राइब। और आर्यंस का जो वॉर होता है, आर्यंस की जो लड़ाई होती है, वो वॉर किस लिए होती है? आर्यंस की लड़ाई यहां पर केवल और केवल एक चीज के लिए होती है, दीज आर दी काउस। घोड़े के लिए इनकी, माफ कीजिएगा, गाय के लिए इनकी लड़ाई होती है। इनकी जो लड़ाई होती है वो किसके लिए हो रही है? वो काऊ के लिए हो रही, गाय के लिए हो रही, गाय के लिए इनकी लड़ाई होती है। याद रखिएगा, किसके लिए हो रही है? गाय के लिए इनकी लड़ाई होती है। पॉइंट याद रखिएगा, दे फॉट फॉर द काऊ, ये गाय के लिए लड़ते हैं। अब आर्यंस के लिए घोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज घोड़े के साथ लड़ना थोड़ा सा आसान है ना, लड़ना आसान है घोड़े के साथ। अब आपको किसी से लड़ने जाना है, आप घोड़े पे बैठे, आप जल्दी से दूरी तय कर सकते हो, और घोड़े को कंट्रोल करना भी काफी आसान है। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखना बेटा, कि ऋग्वेद में दो श्लोक जो हैं, याद रखिएगा, दो श्लोक जो हैं वो केवल और केवल घोड़े की प्रशंसा के अंदर हैं। अब याद रखना, घोड़े की प्रशंसा के अंदर है, दैट मीन समझ में आता है कि हॉर्स इनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना? दो श्लोक घोड़े की प्रशंसा में। और घोड़े के को लेकर कहा गया है कि घोड़ा जो है वो लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग घोड़े के लिए प्रेयर करते हैं, भगवान से मांगते हैं, भैया हमको अच्छा वाला घोड़ा देना। घोड़ा इतना इंपॉर्टेंट इनके लिए। आप देखो, आप जब महाभारत देखोगे, आप महाभारत देखना, रामायण देखना, उसमें घोड़े को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। घोड़े की प्रशंसा की गई है, और घोड़े को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। बता दूंगा कब होगी लड़ाई, आगे आएगी क्लासेस में तभी पढ़ोगे, जल्दी जल्दी नहीं आ पाएगी चीज, है ना, थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो आर्यंस जब भारत में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्यंस के बारे में अगर मैं बात करूं
आर्यंस शुरुआत में अगर आ रहे हैं तो भारत में कहां बसना शुरू करेंगे? अब जैसे आर्यंस आए हैं, तकरीबन 1500 के आसपास आर्यंस आ रहे हैं, तो आर्यंस शुरुआत में इस एरिया के अंदर बसना शुरू करते हैं। एरिया जो इंडस वैली वाला है, यहां पर बसना शुरू करेंगे। अब आर्यंस के बारे में एक चीज याद रखना, आर्यंस ऐसे ये ट्राइब्स के अंदर आ रहे हैं, छोटे छोटे कबीले नहीं होते, ये ट्राइबल पीपल है, ट्राइब्स के अंदर ही आते जा रहे हैं। और इनका परमानेंट सेटलमेंट वाला मामला नहीं कि अपना घर बना के रह रहे हैं ना, परमानेंट सेटलमेंट वाला मामला नहीं। कुछ टाइम पर इस जगह पर अपनी बस्ती बसाई, थोड़े टाइम यहां पर रह लिए, फिर आगे बढ़े, फिर थोड़े टाइम यहां पर रह लिए। पर आर्यन शुरुआत के जो 500 साल है, जो अर्ली ऋग्वेदिक कह रहा है, उसमें 500 साल शुरुआत में आर्यन जिस एरिया के अंदर आएंगे, उस एरिया को कहा जाएगा सप्त सिंधु रीजन। याद रखिएगा, सप्त सिंधु मतलब 5 नदियों का रीजन। ये देखो, दैट इज अ सप्त सिंधु रीजन। ये जो एरिया था, आर्यंस यहां से आए, सब आर्यंस सब यहां से आएंगे, तो सीधी बात है शुरुआत में इस एरिया के अंदर आएंगे। शुरुआत के 500 साल आर्यंस इस एरिया के अंदर रहेंगे, और इस एरिया को कहा जाएगा सप्त सिंधु रीजन। क्या कहा जाएगा? सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु का मतलब होता है 5 नदियों का समूह। कितने नदियां यहां पर 5 नदियां, 5 नदियों का समूह, इसे सप्त सिंधु कहा जाता है। अब देखो 5 नदियां कौन सी है, ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सी 5 नदियां है, ध्यान से देखिएगा। अभी नदियों के पुराने नाम भी याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी सिंधु। सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार है, याद रखना। सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार है। तो पहली जो नदी है दैट इज सिंधु। सिंधु के बाद जो सबसे पवित्र नदी मानी गई, नदी जो बहुत पवित्र है, पवित्र है साहब, मतलब गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र है। गंगा और यमुना, इनका वर्णन तो केवल 2-2 बार किया गया, पर जो नदी गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र मानी गई है, पता है वो कौन सी? वो सरस्वती। ये नोट कीजिएगा कि गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र जो मानी गई है दैट इज दी सरस्वती। दूसरी रिवर कौन सी? सरस्वती। पहली हो गई इंडस, सिंधु, दूसरी सरस्वती। उसके बाद 5 इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, झेलम, झेलम का एंशियंट नाम याद रखना बितासा। चिनाब, चिनाब का एंशियंट नाम अस्किनी। रावी, रावी का एंशियंट नाम पुरुषानी। बेस, बेस का एंशियंट नाम विपासा। और सतलज का एंशियंट नाम शताद्री। तो याद रखना है 7 नदियों के समूह के अंदर आर्यंस शुरुआत में बसना शुरू करेंगे। आर्यंस जो है ये 7 नदियों के समूह के अंदर आर्यंस जो है ये शुरुआत में बसना शुरू करते हैं। याद रखिएगा 7 नदियों का समूह था, याद रखना। 5 कहां? ये 2 नहीं दिख रही क्या ऊपर? बच्चा बोल रहा 5, बेटा 2 भी तो है, 2 भी तो है। तो याद रखना है 7 नदियां, सप्त सिंधु इसलिए से कहा जाए, इसलिए से कहा जाता है सप्त सिंधु रीजन, 7 नदियों का समूह। कि 5 रिवर पंजाब वाली और ये ऊपर की 2 इंडस और सरस्वती, ये सब मिला के बन रही है आपके 7 नदियां। तो याद रखिएगा सप्त सिंधु रीजन के अंदर जो है आर्यंस धीरे धीरे बसना शुरू करेंगे। अब देखो आर्यंस के बारे में आप ये जो चीजें याद रख रहे हो उसमें 2 से 3 चीज याद रखना बच्चा। ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नदियों का एंशियंट नाम आपसे पूछ लिया जाता है, छोटी सी बात याद रहेगी, याद रहेगी। हाँ, सरस्वती सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखिएगा। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? द सरस्वती। और सबसे ज्यादा नाम किस नदी का लिया ऋग्वेद में? सिंधु नदी का नाम सबसे ज्यादा बार लिया गया, बट सबसे पवित्र कौन सी है? दैट इज सरस्वती। अब एक सवाल का जवाब मुझे दो। आर्यंस अपने साथ कुछ नई चीजें लेकर आते हैं, जैसे आर्यंस अपने साथ घोड़े को लेकर आए, घोड़ा इनके लिए बड़ा पवित्र है। घोड़े के साथ आर्यंस लेकर आए एक नई चीज जिसे कहा जाएगा द यूज ऑफ ब्रिज। आर्यंस लिखते हैं, और लिखते हैं किसमें? ये लिखते हैं पेड़ों की छाल पे, जिसे बुर्ज कहा जाता है। सुना है आपने? बुर्ज, ताम्रपत्र, माफ कीजिएगा ताड़पत्र सुना है? ताम्रपत्र तांबे का, ताड़पत्र आपने सुना होगा। इसमें लकड़ी की छाल के ऊपर लिखा जाता है। आर्यंस लकड़ी की छाल पे लिखना जानते हैं, सोचिए लिखने की कला है इनको। मोहनजोदड़ो इंडस वैली वाले लोग भी लिखते थे, बट ये संस्कृत लिख रहे, और किस पे लिख रहे? देखो बुर्ज, ये लकड़ी की छाल पे लिखते हैं, लकड़ी की छाल पे लिखने कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, आर्यंस करते क्रिमेशन। इनके समाज में अगर कोई मर जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये उसे दफना नहीं रहे, ये उसका क्रिमेशन कर रहे हैं, ये जलाने की प्रक्रिया अपने साथ लेके आते हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इनके लिए सबसे पवित्र भगवान शुरुआत में पता है कौन है? भगवान इंद्र। बंद करेंगे उनके बारे में बात, बट एक भगवान इनके लिए मीडियम के तौर पे काम करते हैं। क्या? ताड़पत्र, बिल्कुल सही बात है। ये कहते हैं साहब की जो अग्नि है, आज भी अपन इसको फॉलो करते हैं। अग्नि जो है, अग्नि वर्किंग एज अ मीडियम, अग्नि एक माध्यम की तरह काम करती है। भगवान और धरती पे बैठा हुआ इंसान, इनके बीच में अग्नि एक माध्यम की तरह काम करती है। और अग्नि के अंदर अगर आप किसी को स्वाहा करते तो उस व्यक्ति की आत्मा सीधे कहां पर जाएगी? भगवान के पास जाती है। ये होता है, ये अपन मानते। इसलिए आप देखो जब यज्ञ करते तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। कि आप यज्ञ में जो आहुति दे रहे हो वो कहां पर जा रही है? वो सीधे भगवान के पास जाती है। दैट इज द रीजन। ये पुरानी चीजें देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। आर्यंस के लिए चावल बड़ा पवित्र है। देखो आर्यंस क्या करते हैं, जब भी कोई काम करते तो उसको शुरुआत करेंगे किससे?
चावल के साथ। आज अपन भी ये काम करते हैं, अक्षत चावल को कहा जाएगा, अक्षत से शुरुआत करते हैं। आर्यंस के लिए इंपॉर्टेंट है कलश, कलश देखो अपन भी कलश रखते हैं। आर्यंस स्वास्तिक को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं, स्वास्तिक अपन भी बना रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स, यकता है ना, याद रखिएगा। बट अब आगे आएगा बेटा, वो आगे आगे मत पूछो स्नेहल, मुझे पता है कि आप मेरी पीपीटी देख चुके हो, तो मेरे को पता है, अपन बाद में बात करेंगे बच्चा, जो चीजें आगे आएगी उसके बारे में आगे बता दूंगा। तो याद रखना आर्यंस के लिए सारी चीजें पवित्र है, बहुत पवित्र है। पर आर्यंस अपने साथ फायर लेकर आए, याद रखना फायर वर्शिप ये करते हैं, फायर इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आर्यंस एक खराब चीज भी लेकर आए, कहा जाता है कि आर्यंस अपने साथ एक ऐसा ड्रिंक लेकर आए जो कि इंसान को मदहोश कर देता है, शराब वाला मामला है। इसे कहा गया सोम, सोमरस सुना होगा आपने, इसे सोम कहा जाता है। सोमा एंड सुरा, सुरा बेसिकली शराब है। सोम के बारे में देखो चीजें क्लियर नहीं, आपको केवल इतना याद रखना है कि आर्यंस जो है ये सोम लेकर आए। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देखो क्या होता है, ऋग्वेद के अंदर पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को मंडल कहा जाता है। जैसे अपने संविधान में पार्ट्स नहीं है, 25 पार्ट संविधान में, वैसे ऋग्वेद के अंदर भी पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स है ऋग्वेद, माफ कीजिएगा, ऋग्वेद के अंदर भी पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 9 मंडल में, मतलब ऋग्वेद के 9th पार्ट में इसका शराब का वर्णन है कि साहब आर्यंस जो है वो ये सोम रस पीते थे। सोम रस इट माइट बी इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक, से शराब थी, मदिरा आप इसे कह सकते हैं। पर सोमा के बारे में कहा जाता है कि सोमा जो है वो कोई शराब वराब नहीं थी, एक मशरूम का टाइप है और इससे आर्यंस को ताकत मिलती थी। अब अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सोम और सुरा का वर्णन आर्यंस के अंदर ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद के 10 मंडल में से 9वें मंडल के अंदर इसके बारे में बात की कि सब आर्यंस जो है वो सोम का पान करते थे। इट माइट भी सही है, पॉसिबल है, हो सकता है, बट स्टिल ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आर्यंस के बारे में कहा जाता है आर्यंस वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। आर्यंस जो है वो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, आर्यंस दोनों चीजें खाते हैं। करते हैं, हाँ। देखो आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि आर्यंस वेजिटेरियन है, प्रोमिनेंटली प्राइमरी वेजिटेरियन ही है, बट दे ऑल्सो ईट द नॉन वेज। जी हाँ, नॉन वेज भी खाते हैं, जानवरों की भी सेक्रीफाइस किया जा रहा है, एनिमल का सेक्रीफाइस करते हैं। देखो इस बात में कितनी सच्चाई हम नहीं जान सकते, वी डोंट न्यू, बट आर्यंस के बारे में कहा जाता है। नहीं बेटा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा गला है ना, इशू आ दे रहा है, तो पानी वानी दवाई ववाई लेता रहना पड़ता है। देखो आर्यंस के बारे में एक चीज ये कही जाती है, आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि आर्यंस जो है वो सारे जानवरों का सेक्रीफाइस करेंगे, बट गाय को कभी सेक्रीफाइस नहीं करते। गाय बहुत पवित्र है आर्यंस के लिए, याद रखना। और गाय के लिए एक शब्द यूज किया गया है अघन्या, नोट करना इस शब्द को, हालांकि आगे मिल जाएगा। गाय को कहा जाता है अघन्या। अघन्या का मतलब है न मारे जाने योग्य, जिसे मार नहीं सकते, यू कैन नॉट किल हिम। गाय को कहा जाएगा अघन्या, नोट करना, गाय को अघन्या कहा जाता है। अघन्या, माफ कीजिएगा, अघन्या का मतलब है न मारे जाने योग्य, ये नोट करना, गाय को कहा जाता है अघन्या और अघन्या का मतलब है न मारे जाने योग्य, मतलब गाय को नहीं मार सकते। अच्छा, घोड़े को मारते हैं, हॉर्स सेक्रीफाइस करते हैं, यस दे डू दी हॉर्स सेक्रीफाइस। घोड़े मार देते हैं यार, घोड़ा पता है कब मारते हैं, कहते कि साहब जब बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मान लो भाई साहब बच्चे का जन्मदिन है, बेटे की शादी है, लाओ घोड़ा मार देंगे, ये चीज हो रही। घोड़ा मारकर खाया जाता है, बट केवल और केवल तब जब बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल है, बहुत पवित्र मौकों के ऊपर घोड़े को भी मारकर खाया जाता है। अब देखो ये चीजें हम मान सकते कि यार ये चीज, बट स्टिल ये चीज बड़ी अजीब लगती है कि आर्यंस घोड़े को मार के खा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? मेरे को नहीं पता, समझ में नहीं आता है ना, बट स्टिल हाँ जी, याद रखना, समझ में आ गया। तो ये चीज याद रखना कि ये चीजें हैं यहाँ पर कि आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि आर्यंस घोड़ा भी खा रहे हैं, पर ठीक है, जो भी चीज है, अब ये चीजें आर्यंस के ऊपर डिपेंड करती है। देखो आर्यंस के बारे में हम बात करना शुरू करें तो आर्यंस जब भारत में आएंगे तो आर्यंस एक साथ आ गए क्या? कि सारे आर्यंस एक साथ आ जाएंगे? नहीं, आर्यंस एक साथ नहीं आएंगे, आर्यंस छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर आएंगे। आर्यंस कैसे आएंगे? आर्यंस छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर आएंगे। पहले एक आर्यन का ग्रुप आ जाएगा, फिर वो यहाँ बस जाएगा, फिर दूसरे आर्यंस का आएगा, फिर वो यहाँ बस जाएगा, फिर तीसरे आर्यंस का ग्रुप सेंट्रल एशिया से आएगा, यहाँ बस जाएगा। आर्यंस ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर भारत में आते हैं और ऋग्वेद में कहा गया कि आर्यंस ऐसे
30 ग्रुप में भारत में आए। कितने? 30 ग्रुप्स हैं आर्यंस के, नोट कीजिएगा कितने? 30 ग्रुप्स हैं। ऐसे 30 ग्रुप्स आर्यंस के हैं जिसमें आर्यंस भारत के अंदर आते हैं। ऐसे 30 ग्रुप से याद रखना, ऐसे 30 ग्रुप हैं आर्यंस के, ऐसे 30 ग्रुप आर्यंस के जिसमें आर्यंस धीरे धीरे भारत के अंदर आते हैं। 30 ग्रुप से आर्यंस के जिसमें भारत आर्यंस जो है भारत के अंदर आते हैं। कितने ग्रुप से? 30 क्लेन से, ये ऋग्वेद में लिखा है। अच्छा, भारत के अंदर जब आर्यंस आएंगे, मुझे एक बात बताओ, तो जो लोग ऑलरेडी भारत में रह रहे हैं, ऑलरेडी रह रहे हैं भारत में, सीधी बात है, आर्यंस अगर बाहर से आए भैया, चलो मान लिया आर्यंस बाहर से आए, तो जो लोग भारत में ऑलरेडी रह रहे हैं, जो अपने देश के नेटिव हैं, आर्यंस की लड़ाई क्या उनसे होगी? यस और नो? आर्यंस की लड़ाई, मान लो आर्यंस आ रहे हैं यहां से, आर्यंस भाई साहब घूमते फिरते यहां से आगे, तलीवा हथियार वथियार सब इनके पास, घोड़े वोड़े भी आर्यंस के पास, तो यहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी आर्यंस से लड़ाई होगी कि नहीं होगी? यस और नो? होगी कि नहीं होगी? सोचो जरा इस बारे में। आर्यंस की वॉर होगी? ऑब्वियसली होगा यार, सीधी बात है, आर्यंस का वॉर होगा, ऑब्वियसली वॉर होगा। यस, वॉर होगा आर्यंस का। अब ये कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आर्यंस के ये जो 30 क्लेन्स है ना, इन 30 क्लेन में 5 क्लेन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन 5 क्लेन्स को कहा जाता है पांचजन्य। पांचजन्य पता है? प्रभु श्री कृष्ण के शंख को भी पांचजन्य कहा जाता है, जो उन्होंने महाभारत के अंदर बजाया था। ये कहा जाता है कि आर्यंस के इन 30 क्लेन्स में से 5 क्लेन सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आर्यंस के क्लेन कई बार आपस में भी लड़ते हैं, आपस में भी लड़ेंगे साहब, और कई बार ये जो अपने नेटिव्स हैं उन नेटिव से भी लड़ते हैं। अब ये 5 क्लेन्स का नाम याद रखना चाहो तो याद रख लो, बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लेन का नाम याद रखना। इसमें जो 5 क्लेन है वो है तृषास, पुरु, अनु, यदुज, और सबसे पावरफुल द भरत क्लेन। याद रखना, इसी भरत क्लेन के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। सबसे पावरफुल क्लेन है भरत क्लेन। अभी कहा जाता है कि जब ये क्लेन्स भारत के अंदर आते हैं तो भारत के अंदर रहने वाले लोगों से इनकी लड़ाई होगी। और ये लोग भारत के अंदर रहने वाले लोगों को पता है क्या कहते हैं? जो लोग भारत के रहने वाले हैं, जो भारत के अंदर ऑलरेडी रहते हैं, उन्हें कहा जाता है दस्यु। क्या कहा जा रहा है? उन्हें कहा जा रहा है दस्यु। दस्यु के बारे में कहते हैं कि साहब ये दस्यु अनासा है, मतलब ये फ्लैट नोस है, ये काले कलर के दिखते हैं और ये वेदा पे बिलीव नहीं करते। दस्यु के बारे में एक और चीज कहते हैं, ये कृष्ण देव की वर्शिप करते हैं। दैट मीन्स ये लिंग वर्शिपर्स हैं, महादेव की पूजा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंडस वैली के लोगों की तरफ तो इंडिकेशन नहीं कर रहे हैं, माइंड भी देखो दिख रहा है, लग रहा है कि इंडस वैली की तरफ ये इंडिकेशन कर रहे हैं। अब ये जो आर्यंस है ना, ये दस्युओं पे बहुत चिढ़ते हैं, दस्युओं के ऊपर ये बिल्कुल भी रहम नहीं खाते, मैं क्लियरली तौर पे वो। और आर्यंस बड़े बड़े टाइटल लेते हैं। टाइटल कैसे ले रहे हैं? त्रास दस्यु, दस्युओं को त्रास देने वाला। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो दस्युओं को त्रास देगा। त्रास मतलब क्या होता है? मैं ऐसा आदमी हूं जो दस्युओं को त्रास दूंगा, मैं दस्युओं को दुख दूंगा। त्रास दस्यु, दैट काइंड ऑफ टाइटल दे आर अडॉप्टिंग। इस तरह के टाइटल यहां पर लिए जाते हैं कि त्रास दस्यु। तो ये चीज याद रखना कि आर्यंस भैया खतरनाक है। और दस्युओं को कई बार दास भी बोल दिया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि साहब दास भी। अब दास को लेकर 2 थ्योरीज हैं, पर उस थ्योरी को जानने की अभी जरूरत नहीं है आपको। ये मान के चलो दास दस्युस, ये कहते हैं कि आर्यंस इनसे चिढ़ते हैं। आर्यंस दस्युओं के लिए बड़े कड़क है, दस्युओं को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसी एक वॉर के बारे में वर्णन है। ये वॉर इतना खतरनाक था, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग वॉर है ये। वॉर बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक वॉर है। अब देखो आर्यंस क्या बोल रहे हैं साहब, दस्यु हत्या, त्रास दस्यु से बेहतरीन टाइटल्स आर्यंस यहां पर ले रहे हैं। अभी कहा जाता है साहब कि आर्यंस और नॉन आर्यंस ये लोग आपस में भी लड़ रहे हैं, आर्यंस आपस में भी लड़ते हैं। अब इन सारे आर्यंस क्लेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लेन है उसके बारे में हमने बात करी, इट वाज द भरत क्लेन। भरत क्लेन आर्यंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लेन है। बात करी अपन ने भरत क्लेन के बारे में। हाँ, भरत क्लेन आर्यंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लेन है। अब एक बार क्या होता है कि भरत क्लेन के राजा, जिनका नाम है राजा सुदास, राजा सुदास अकेले 10 क्लेन से लड़ेंगे। वो अकेले हैं और उनके सामने 10 क्लेन्स। इन 10 में से 5 तो आर्यंस हैं और 5 नॉन आर्यन क्लेन्स है। देखो 5 आर्यंस कौन से, चाहो तो नोट कर लेना, और ये 5 नॉन आर्यंस क्लेन्स है। जैसे आर्यंस के ट्राइब्स है ना, वैसे नॉन आर्यंस के भी ट्राइब है। अब कई बार क्या होता है कि दस्यु इतने बड़े राजा हैं, माफ कीजिएगा सुदास, राजा सुदास भरत ट्राइब के इतने बड़े राजा हैं कि अकेले 5 आर्यन क्लेन्स उनको हरा नहीं सकते। तो ये सहायता लेंगे 5 नॉन आर्यन क्लेन्स की। और याद रखिएगा इसमें क्लियरली कहा गया है कि राजा सुदास जो कि भरत ट्राइब के चीफ हैं, इन राजा ने इन 10 क्लेन को अकेले हरा दिया। अकेले हराया भाई साहब। और कहां पर हराया?
पुरुषाणी नदी, पुरुषाणी मतलब रावी नदी के किनारे पर यह वॉर होता है और राजा सुदास अकेले इन 10 क्लेन्स को अकेले हराते हैं। अकेले हरा रहा है वो आदमी, सोचो। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र है, क्लियरली लिखा, डेट वेट नहीं लिखी जाती, किस डेट को राय नहीं लिखा जाता है, पर यह था कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्लियरली कहा गया कि एक अकेले राजा ने इन 10 राजाओं को हरा दिया। अच्छा, ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? ये बताओ मुझे, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है? बाहुबली देखो हरा सकते, इट्स पॉसिबल। मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर पॉसिबल है, बिकॉज देखो जब आप ऋग्वेद पढ़ते हैं ना, ऋग्वेद के अंदर आप देखना राजा भरत का जो शरीर का वर्णन दिया गया है ना, शरीर का वर्णन, कि लाशें बिछ गई हैं, लोग राशें बिछ गई साहब, इतना ही सो मच पावरफुल किंग कि लाशें बिछा दी इन्होंने। शत्रु इनके सामने आने से डरता है। इनके बारे में जैसा कहा जाता है राजा भरत सुदास के बारे में बेसिकली, कि राजा सुदास का जो कद है वो नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है, ये नॉर्मल इंसान से काफी ऊंचे, तकरीबन 7.5 से 8 फीट इनका कद है। उसके बाद ये कहते हैं कि ये इस तरह के राजा जो एक हाथ से घोड़े को मार देते हैं, घोड़ा मरोड़ देते हैं एक हाथ से। अब दैट काइंड ऑफ किंग तो लगता है कि हाँ पॉसिबिलिटीज तो लग रही है, इट माइट बी पॉसिबल कि हाँ हो सकता है साहब कि 10 राजाओं को अकेले हरा दिया हो, और ये चीज सच भी है। तो ये चीज याद रखना कि ये वर्णन, ये युद्ध जो है ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर माना जाएगा। पता है बाद में क्या होगा? बाद में भरत और पुरु ट्राइब, भरत ट्राइब और जो पुरु ट्राइब है ना, पुरु भी ट्राइब थे, बताया था मैंने, भरत और पुरु ट्राइब, ये दोनों ट्राइब एक साथ मिलेंगे और उसके बाद ये दोनों मिलके बनाएंगे कुरु ट्राइब। कुरु याद आ गया? जी हाँ, ये कुरु वही कौरव है आपके। भरत ट्राइब और पुरु ट्राइब ये मिलके बनाएंगे कौरव, और याद रखना पुरु पांडव, ये वही चीज है। तो भरत ट्राइब और पुरु ट्राइब वापस में आगे मिलके क्या बनाएंगे? ये कुरु ट्राइब बनाएंगे, और कुरु ट्राइब बना के जो गंगा वैली वाला एरिया ना उस पर कब्जा कर लेंगे। पर ये छोटी सी बात याद रखना कि दोनों मिलके कुरु ट्राइब बनाएंगे। पर देखो आर्यंस के बारे में चीज तो सच है कि आर्यंस है खतरनाक, अब खतरनाक है। अब आर्यंस के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताऊं जो कि इंटरेस्टिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूं। देखो पहली बात, अपन थोड़ा सा माइंड मैप के फॉर्म में पढ़ते हैं आर्यंस के बारे में। क्या आर्यंस, आर्यंस के बारे में दो से तीन चीजें कही जाए। पहली चीज, अच्छा आर्यंस सबसे पहली बात कौन सी भाषा बोल रहे हैं? संस्कृत। आर्यन संस्कृत यहां पे बोलते हैं, ये अपन लोगों ने देखा। आर्यंस के लिए सबसे पवित्र जानवर कौन सा है? काऊ। काऊ के बाद दूसरा कौन सा है? हॉर्स। हॉर्स इनके लिए बड़ा पवित्र है। आर्यंस क्या लेकर एक नई चीज आर्यंस लेकर आते, दैट इज अग्नि। नई चीज क्या है? मतलब अग्नि इनके लिए बड़ी पवित्र है, ये लोग, ये चीज हम लोगों ने देखी। इसके बाद आर्यंस के बारे में बात की जाए कि आर्यंस जो है बेसिकली दे आर दी ट्राइब। ये अर्बन नहीं है बेटा, इनकी सोसाइटी अर्बन नहीं कि बड़े बड़े शहर बना रहे, नहीं। आर्यन की सोसाइटी अर्बन है कि अर्बन नहीं है, ये पेस्टोरल, ये घूमते इधर से। बेसिकली दे आर दी ट्राइबल पॉपुलेशन, ये ट्राइब है, ये अर्बन नहीं है। इसके बाद आर्यंस जो है, आर्यंस बिलीव करते हैं किस पे? क्रिमिशन पे। ये इंसान को जलाने में बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द क्रिमिशन। ये इंसान को जलाने में बिलीव करते हैं, क्रिमिशन के अंदर बिलीव करते हैं। उसके बाद आर्यंस के बारे में अगर मैं और बात करूं तो आर्यंस शुरुआत में कौन से एरिया के अंदर बसेंगे? 7 रिवर, सप्त सिंधु रीजन के अंदर आर्यंस बचना शुरू कर देते। शुरू किस में कर रहे हैं? आर्यंस सप्त सिंधु रीजन के अंदर आर्यंस बसना शुरू कर रहे हैं। आर्यंस के फूड के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्यंस एग्रीकल्चर करना जानते हैं? हाँ जानते हैं, पर करते नहीं, बहुत कम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर करना है जानते हैं, याद रखना एग्रीकल्चर आता है इनको, खेती बाड़ी करना आती है, बट खेती बाड़ी करना आर्यंस ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, मतलब पसंद नहीं कर रहे। खेती करना आता है बट पसंद नहीं कर रहे, बस ठीक है खेती करना आता है, दैट इज द थिंग। ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि सवाल आर्यंस के यहीं से आते हैं, सप्त सिंधु में बस रहे हैं, खेती करना जानते हैं। ये बेसिक नॉलेज अगर आर्यंस के बारे में रहा तो चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना? तो याद रखना। इसके बाद अपन एक बैटल के बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे आर्यंस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर कि इनका ट्राइब है कैसा, इनका ट्राइब है कैसा। देखो ट्राइब के बारे में बात करूं, इनके ट्राइब के बारे में अगर बात की जाए कि ये तो आर्यंस रहते हैं ट्राइब में, आर्यंस का है ट्राइब। अब देखो ट्राइब के बारे में बात की जाए तो क्या ये एक जगह पर
स्टैंड है क्या, एक जगह पे रहते नहीं साहब, नो स्टैंडिंग। यहां पर एक जगह पे रहने का कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं है। ये कभी यहां पर मूव करेंगे, कभी यहां पर मूव करेंगे, कभी यहां पर मूव करेंगे। ये वॉर लड़ते हैं, आपस में लड़ाइयां होती दो ट्राइब्स की। वॉर किस लिए होता है? वॉर हो रहा है केवल और केवल काऊ के लिए। और काऊ के लिए जो वॉर हो रहा है ना, उसके लिए एक शब्द का यूज किया गया है, उस शब्द का नाम है गविष्ठी। नोट कीजिएगा, क्या? गविष्ठी। गविष्ठी का मतलब होता है इन द सर्च ऑफ काउ, गाय की सर्च में। इन द सर्च ऑफ काउ, गाय की सर्च में, इसे कहा जाता है गविष्ठी। इन द सर्च ऑफ काउ, काउ पिक्चर उस टाइम का कैसे आएगा बच्चा? इन द सर्च ऑफ काउ, इससे गाय की सर्च में। वॉर ये लड़ाई लड़ते हैं गाय के लिए। गाय, गाय पवित्र है। जैसे एक ट्राइब ने दूसरे ट्राइब की तरफ लड़ाई लड़ी, अब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को हराएगा और उनकी गाय लेके आ जाएगा। खेती वेती जमीन के लिए लड़ाई नहीं हो रही, लैंड वैंड के लिए लड़ाई नहीं है, लड़ाई है काऊ के लिए। काऊ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि देखो यहाँ पर राजा वाजा नहीं है, यहाँ पर अभी राजा है, राजा को कहा जाता है यहाँ पर राजन। याद रखिएगा कि ट्राइब का जो हेड है उसे कहा जाएगा राजन। नोट कीजिएगा, ट्राइब के हेड को राजन कहा जाता है, सबसे बड़ी बात है राजन कहा जाता है। और राजन यहाँ पर कोई आज के राजा से पावरफुल नहीं है, पावरफुल नहीं है राजा। ये मत सोचना कि राजन है, राजा है साहब तो बड़ा पावरफुल होगा, नहीं। राजन वाजन कोई पावरफुल नहीं है। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाला मामला यहां पर नहीं चलता। राजा पता है कैसा है? राजा इलेक्टेड है। इलेक्टेड है राजा, राजा को इलेक्ट किया जाता है। कितनी बड़ी बात है कि राजन, पहली बात राजा तो है नहीं, ये राजन है, और राजन इलेक्टेड होता है, लोग इलेक्ट करते हैं उसको, बोले भैया तू राजन बन जाना। उसके बाद यहां पर कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, नो स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है बच्चा, कोई बताएगा? नंबर वन थिंग इज नो स्टैंडिंग आर्मी। नो स्टैंडिंग आर्मी। अब एक सवाल का जवाब मुझे दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग आर्मी? स्टैंडिंग आर्मी किसे कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग आर्मी? स्टैंडिंग आर्मी किसे कहा जाता है, मुझे बताइएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग आर्मी? स्टैंडिंग आर्मी किसे कहा जाता है? स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग आर्मी? देखो स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है कि मान लो मैं राजा हूं, मान लो मैं आर्यंस के किसी ट्राइब का राजा हूं, मेरे घर के बाहर बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है, दैट इज स्टैंडिंग आर्मी। और वो आर्मी, उस वहां आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं जिनका काम केवल वॉर लड़ना है, दैट्स इट। बिल्कुल यूनिफॉर्म के अंदर है, तलवार वलवार लेके खड़े। यहां पर स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। यहां पर पता है वॉर कैसे होता है? जैसे मान लो मैं आर्यंस का चीफ हूं, अब हमको वॉर लड़ने जाना है, मैं इन्फॉर्म करूंगा चलो आज वॉर लड़ने जाना है, तो गांव के जितने भी लोग हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा का बेटा, मामा का बेटा, सब जो है सब अपने साथ आ जाएंगे वॉर लड़ने के लिए। तो देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी। ऐसा स्टैंडिंग आर्मी नहीं कि आर्मी लड़ रखी है या कुछ नहीं। उसके बाद तीसरी बात अगर मैं बात करूं, वॉर काऊ के लिए हो रहा है और राजा इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। याद रखना, नॉट सो पावरफुल। पावरफुल नहीं है राजा, मतलब ऐसा है कि भैया ठीक है राजा है तो नाम का राजा, इलेक्टेड है। पावरफुल नहीं है राजा कि भैया राजा है तो बड़ा, कोई पावर वाला नहीं है राजा के, बस नाम का राजा है, कोई राजा वाजा नाम का नहीं। नाम राजा खुद काम करता है, ऐसा नहीं कि राजा है तो नॉर्मल बैठेगा सबके साथ, हाँ तू राजा बन गया, ठीक है बहुत बड़ी बात है, इलेक्ट कर लिया तेरे को, बस ये चीज है। अब यहां पर टैक्सेशन लिया, टैक्स को कहा जाएगा यहां पर बलि। याद रखिएगा, यहां पर टैक्सेशन को कहा जाएगा बलि। याद रखना, टैक्सेशन को यहां पर कहा जाता है बलि। नोट करना, टैक्सेशन को यहां पर कहा जाएगा बलि। और बलि मैंडेटरी नहीं है। याद रखना, बलि अपन क्या समझते हैं? जानवर को मारना नहीं। बलि का मतलब यहां पर बच्चा है टैक्सेशन से। टैक्स को यहां पर बलि कहा जाता है कि राजा को टैक्स देना पड़ेगा बलि, और बलि मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी थोड़ी कि बलि देना पड़ेगा, तुम्हारा मन आया तो देना। जैसे मान लो तुम्हारे घर में आज खीर बनी, अब लगा रहा चलो राजा को देकर आ जाते, तो एक कटोरी राजा को देकर आ गए। बलि इट्स नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं कि देना ही पड़ेगी, राजा हो तो कुछ नहीं, टैक्स देना हो तो दो, नहीं देना मत दो। बलि इज नॉट मैंडेटरी। नोट करना, बलि इज नॉट मैंडेटरी। आगे लिखा है सारी चीजें, ठीक है, तो मैं केवल माइंड मैप के अंदर बता रहा हूं कि बलि वली मैंडेटरी नहीं। राजा नाम का है, राजा वाजा नाम का है। टैक्स 1/6 था, लिख सकते हो, हालांकि इतना है नहीं। 1/6 टैक्स लिया जाता है, हालांकि टैक्स का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा है नहीं, पर बलि का कॉन्सेप्ट है नहीं, बट ठीक है मानना चाहो तो मान सकते हो। अब इसके बाद अच्छा, आर्यंस जो है ये, इनके टाइम पे कॉइन आ गया क्या? कॉइनेज वाइनेज आया? कॉइन वाइन नहीं आया, ये भी बार्टर सिस्टम का यूज करे। कॉइन वाइन ये नहीं कर रहे, कोई ट्रेड भी नहीं करते, नो ट्रेड, बहुत कम ट्रेड कर रहे हैं, लगभग नो ट्रेड मान के चलो, कोई ट्रेड वेड ज्यादा नहीं करते हैं। रूरल सोसाइटी इनकी कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हैं साहब, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी। तो आर्यंस के बारे में बेसिकली ट्राइब है, इसको लेकर बहुत खुश मत हो रहा कि आर्यंस, अरे ये नहीं, बेसिकली आर्यंस के ट्राइब है आर्यंस। टैक्स मैंडेटरी यहां पर नहीं हो रहा। अब आर्यंस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब जैसे आज अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है कि अपना देश है, देश के बाद फिर स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर अपने सिटीज होती हैं, सिटीज के बाद फिर अपने विलेज होते हैं। आर्यंस के टाइम पर ये जो ट्राइब है इनका, उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर क्या है? 1/6 थे बेटा, 16 सर, ओ 16 दिख रहा है 1/6 से। अच्छा 16 दिख रहा है, नहीं ये दिख नहीं रहा डंडा, ये 1 नहीं दिख रहा तुमको, वाह
वाह मेरे बेटे वाह, है ना। 1/6 है बेटा, 16 नहीं है। 16 क्या होता है, 16 हो ही नहीं सकता, है ना। चलो अब देखो आर्यंस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से इस बात को देखिएगा। आर्यंस के सोसाइटी में जो सबसे छोटी यूनिट है उसे कहा जाता है कुल। जो सबसे छोटी यूनिट है उसे कुल कहा जाएगा। कुल मतलब क्या होगा, एक परिवार। एक परिवार को कुल बोल देंगे। उस परिवार में कौन है, पति पत्नी बच्चा, बस वो एक परिवार को कुल कहा जाएगा। और कुल का जो हेड है उसे कहा जाता है कुलप। ये सवाल आता है तो सबसे छोटी यूनिट जो है परिवार की, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सबसे छोटी यूनिट है उसे कहा जाएगा कुल। क्या कहा जाएगा, कुल कहा जाएगा। कुल का हेड होगा कुलप। कई सारे कुल को मिलाकर, जैसे गांव है साहब, कई सारे कुल को मिला लिया तो बनेगा एक ग्राम। समझ में आ गया, जैसे आपके गांव में होता ना, एक परिवार है और कई सारे परिवार गांव के मिला लिए तो क्या बन गया, ग्राम बन गया। तो ये चीज याद रखिएगा, ये कई सारे कुलों को मिला के बनेगा ग्राम, और ग्राम का हेड होगा ग्रामीणी। देखो वही चीज आ गई कि भैया एक पहले एक परिवार था, अब कई सारे परिवार को मिला के एक पूरा गांव बन गया। तो याद रखिएगा एक कुल है, कई सारे कुल को मिला के बनेगा ग्राम, और ग्राम का हेड होगा ग्रामीणी। याद रखिएगा ग्राम का हेड कौन होगा, ग्रामीणी। अब ऐसी कई सारे ग्रामों को मिला के, कई सारे गांवों को मिला के बनेगा विषय। याद रखिएगा कई सारे गांवों को मिला के बनेगा विषय। नाम ये नोट करना बेटा इसका, कई सारे गांवों को मिलेगा मिलाकर बनेगा विषय। विषय आज के डिस्ट्रिक्ट की तरह, इससे विषय भी कहा जाएगा, विषु भी कहा जाएगा। और विषय का जो हेड है उसे कहा जाता है विषयपति। नोट कीजिएगा कि विषय का जो हेड है उसे कहा जाएगा विषयपति या विषपति। तो कई सारे गांवों को मिला के, कई सारे ग्राम को मिला के बनता है विषय, और विषय का जो हेड है उसे कहा जाता है विस्पति या विषयपति। नोट करना क्या कहा जाएगा, विस्पति या विषयपति। नोट करना, काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज यहां पर है। और कई सारे विषयों को अगर मिला लिया जाए, कई सारे विषयों को मिला लिया जाए, कई सारे विषयों को मिला के बनेगा जना। याद रखना, मतलब ट्राइब को यहां पर कहा जाता है जना। जो ट्राइबल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था, उसे जना कहा जाएगा। जना कौन सा जना, वो तुम्हारा स्त्री वाला नहीं, ये अलग जना है, उसे कहा जाएगा जना। और जना का जो हेड है उसे कहा जाता है जनस्य गोपा, और इसे ही क्या कहा जाएगा, राजन कहा जाएगा। इसे ही राजन भी कहा जाएगा, इससे जनस्य गोपा कहा जाएगा। तो अब सवाल कैसा आता है पता है, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, कुल। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विषय, विषय के बाद, विषय के बाद क्या है, विषय के बाद जना, और जना का हेड कौन हो जाएगा, जनस्य गोपा। दैट्स ए थिंग। इस तरह के सवाल आते हैं। तो एक आसान चीज थी, बड़ी आसान थी। यहां तक क्लियर हो गया। कुल आ गया, बहुत सारे कुल मिला लिए तो ग्राम बन गया, बहुत सारे ग्राम मिला लिए तो विषय बन गया, और सारे विषयों को मिला के बन गया जना। और जना का हेड कौन है, जनस्य गोपा, अपना राजा, जिसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। भाई साहब खुद भी काम करेगा खेत में, जानवर ये भी चढ़ाता है, इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और पावर कैसा भाई साहब का, पावर बड़ा लिमिटेड सा, बहुत पावर नहीं है इसके पास। बहुत पावर है हमारे पास ना, बहुत पावर नहीं, बड़ा पावर इसका लिमिटेड सा पावर है। यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर इसके पास है पावर लिमिटेड, ये चीज याद रखिएगा। चलो एक सवाल के जवाब मुझे दो। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम का वर्णन है, अभी हम लोगों ने बात करी ना, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम के बारे में बात करता है, सोम रस के बारे में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल बात करता है सोम के बारे में, बताइए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो सोम के बारे में बात करता है। सोम अभी हमने बात करी है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल बात करता है सोम के बारे में। कौन से मंडल में है, अच्छा नवे मंडल में, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, 77.19। देखो याद रखो बेटा, ये छोटी छोटे सवाल जो है ना वो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? वॉचिंग लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉल वर्क नहीं कर रहा है, मैं बात कर लूंगा बेटा पोल के रिगार्डिंग, है ना, चिंता मत कीजिएगा। क्लियर? अब देखो दो चीजें याद रखिएगा। अब अपन लोग तीन असेंबलीज के बारे में बात करेंगे। देखो क्या है कि ये जो ट्राइब्स होते थे ना आर्यंस के, इनमें तीन असेंबलीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तीन ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रुप यहां पर है जिसे कहा जाएगा सभा। सभा का मतलब क्या होता है? देखो सभा के अंदर उस ट्राइब के सारे बुजुर्ग लोग रहेंगे। सारे बुजुर्ग, अच्छे जो लोग नहीं होते, जो बुजुर्ग हैं साहब, एलिट पीपल्स होते हैं, वो सारे के सारे लोग सभा के अंदर होते थे। ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइब का, हर ट्राइब के अंदर सभा होती थी, और सभा के अंदर होंगे उस ट्राइब के सबसे बुजुर्ग लोग। बुजुर्ग मतलब जो बड़े इंटेलिजेंट है, जो बड़े फिट हैं साहब, जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे के सारे सभा में होते हैं। वो सारे के सारे लोग होंगे कहां पर? सभा के अंदर होंगे। तो याद रखिएगा, सभा के अंदर वो लोग होते हैं बेसिकली जो बड़े इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं साहब। पढ़ने मतलब इन द सेंस जो नॉलेजेबल लोग हैं, जिनको ज्ञान है, और ये नॉर्मली बुजुर्ग होते थे। सभा का मेजरली काम क्या है? मैंने बोला ना, राजा तो नाम का है। सभा बेसिकली क्या करती है पता है? सभा सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिसीजन सभा लेती थी। जी हाँ, मतलब मान लीजिए ट्राइब में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसको सजा सुनाने का काम राजा नहीं करने वाला। राजन के पास इतना पावर थोड़ी ना है। ये काम करेगी सभा। सभा के अंदर सारे लोग मिलकर ये फैसला लेंगे कि किसी को मारना है, कि इसको सजा क्या देना है, क्या नहीं देना है। ये काम करती सभा। सभा ये भी डिसाइड करेगी कि अच्छा वॉर लड़ने जाना है तो कब जाना है, किसके साथ वॉर लड़ना है। ये काम करती सभा। याद रखना, एक्सपीरियंस लोग है सभा के अंदर। दूसरी होती समिति। समिति के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे लोग होंगे उस ट्राइब के, सारे के सारे लोग होंगे उस ट्राइब के, जिसमें महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं। और समिति का काम होता है राजा को चुनना। ये इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती कि राजा अगला कौन बनेगा, समिति डिसाइड करेगी। समिति मतलब ये मान के चलो कि इस ट्राइब के सारे लोग हैं, और ये सारे लोग डिसाइड करते हैं साहब कि राजा अगला कौन बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। ये इलेक्शन को डिसाइड करते, क्या इनका काम है मेजरली इलेक्शन डिसाइड करना। उसके बाद जो लास्ट कमेटी है, लास्ट कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कमेटी का नाम था विधाता। कमेटी इंपॉर्टेंट है, यह नाम है कमेटी का। कमेटी का नाम यहां पर है विधाता। द कमेटी नेम इज विधाता। विधाता के बारे में एक चीज याद रखिएगा, विधाता इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन। ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है। विधाता इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन। ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है विधाता। क्या सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है विधाता? विधाता इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन। और विधाता के बारे में एक चीज याद रखना, विधाता पता है क्या करता है? ये लूट के आइटम को डिलीवर करता है, लूट के आइटम को बांटने का काम ये करता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो ये दो ट्राइब्स है, एक भरत ट्राइब है, एक पुरु ट्राइब है ना, पुरु ट्राइब और भरत ट्राइब। अब भाई साहब भरत ट्राइब ने पुरु ट्राइब पे कर दिया हमला, और भरत पुरु ट्राइब से अब 200 गाय लेकर आ गए। अभी 200 गायें भरत ट्राइब में कैसे बांटेंगे, किसके पास कितनी गाय जाएगी, ये डिसाइड करती थी विधाता। तो विधाता का मेजर काम क्या था कि जो लूटेड आइटम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ढूंढना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लूटेड आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम विधाता का यहां पर होता। तो याद रखिएगा ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? और इसलिए अथर्ववेद के अंदर आप देखोगे, अथर्ववेद अपन पढ़ेंगे, सभा और समिति को प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां कहा गया, दो इत्री कहा गया। अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये तीन कमिटीज थी, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो, है ना। उसके बाद मिलिट्री मैंने पहले बता दिया, नो स्टैंडिंग आर्मी है बेटा। मेन नेम क्या है? संग्रामा। संग्राम मतलब वॉर है, लड़ाई है। किसके लिए है? गविष्ठी कर रहे हैं साहब, किसके लिए? इन द सर्च ऑफ काउ। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इतना क्लियर है बच्चा? प्लीज कंफर्म कर दो। टैक्सेशन सिस्टम ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बलि दी जाती, बट ये वॉलंटरी है। 1/6 एक्जैक्टली अभी नहीं है, बट ये वॉलंटरी बेटा, तो 1/6 कहना अभी सही नहीं है, बलि इज दी वॉलंटरी। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहां तक किस किस को क्लियर है? कोई डाउट समस्या तो नहीं है? यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्लियर है बच्चा? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? लेटर बोर्ड दिखा दो, लेटर बोर्ड देख लो, चलो देख लो लेटर बोर्ड। देखो हालांकि लेटर बोर्ड देख के क्या ही करोगे यार, मैं पहले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लो, देख लो लेटर बोर्ड, ये देखो लेटर बोर्ड, ठीक है। हाँ क्लियर है कैरेट्स? हाँ जी चलिए ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया है ना?
वीडियो कॉल करेंगे, क्या एक्सप्लेन करना है बताओ ना बेटा, कौन सा एक्सप्लेन करना है? हाँ, मैथ्स क्लास कॉलेज अबाउट टू स्टार्ट, हाँ आई नो, इसलिए मैंने जल्दी कंप्लीट कर दिया, चिंता मत कीजिएगा, है ना। चलो ठीक है बच्चा, चलो ध्यान रखो, है ना। आज इतना ही कर रहे हैं अपन, क्योंकि बिकॉज आर्यंस अपने को करना, थोड़ी सी मेरी तबियत, मेरे को लग नहीं रहा बेटा मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, है ना। मैं अगले नेक्स्ट वीक में, मैं अगला लेक्चर जो उसमें ट्राई करूंगा कि मैं बहुत डिटेल में चला जाऊँ, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, है ना। चलो, प्रजापति दक्ष, जिन्होंने भगवान, अब देखो प्रजापति भगवान ब्रह्मा के बेटे हैं प्रजापति, याद है प्रजापति दक्ष, महादेव ने जिसका सर काट दिया था, इस वही है। चलिए याद रखिएगा अपना, है ना। वीडियो कॉल करूंगा, अभी नहीं, एक दिन जरूर करूंगा। चलो बेटा ध्यान रखो अपना, और दिस इज द ग्रुप, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट। चलो बेटा मैं